हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम सीडीपी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले सभी टेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना है। तो क्या है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि संज्ञानात्मक संकार्य है। संज्ञानात्मक संकार्य है, यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दिया गया है कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। ठीक है, कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ को अधिगम में महत्वपूर्ण माना है। तो कोहलर ने किसे महत्व दिया है? अंतर्दृष्टि और सूझ को। ठीक है, समझ को जो है इन्होंने महत्वपूर्ण माना है अधिगम के लिए। फिर अब देखेंगे कि निसंदेह सूझ की प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो समस्या का संज्ञानात्मक समाधान प्रस्तुत करके सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल, सहज तथा उद्देश्यपूर्ण बनाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से जो है प्रारंभ किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। डिटेल्स में देखिएगा, यहाँ पर बताया गया है कि किसी नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों और शब्दों के मध्य जो सहचर्य होता है वहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया क्रमिक होती है। ठीक है, बालक पहले अक्षरों और फिर शब्द और फिर अंत में वाक्यों को सीखता है। ठीक है, अतः इसके मध्य सहचर्य होना अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट दोनों, केवल सामान्य छात्र, या फिर बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र? तो समावेशी कक्षा जो होती है इसमें जो है सभी प्रकार के छात्र आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपके सामान्य छात्र और विशिष्ट छात्र। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है, समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र अध्ययन करते हैं। समावेशी विद्यालय ऐसे संसाधन और कक्ष का निर्माण करते हैं जिनमें सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चे भी शिक्षण जो है ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कक्ष संसाधन युक्त, शिक्षण सहायक सामग्री युक्त तथा संसाधन शिक्षक युक्त होते हैं, जहाँ विशिष्ट बालक जो है अपने आप को समायोजित कर पाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अधोलिखित में गणित संबंधित अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? ठीक है, अधोलिखित गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन परिभाषित करता है? तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में नीरसता संबंधी दोष, पठन दोष, या फिर गणना दोष, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गणना जो है आपके मैथ से संबंधित होती है। ठीक है, तो यह किस अधिगम को परिभाषित करेगा? गणना दोष जो है गणित संबंधी अधिगम में जो अक्षमता होगी इसे परिभाषित करेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम डिटेल्स में थोड़ा सा
जाएंगे, डिटेल्स देखिएगा। यहाँ पर दिया गया है कि गणना दोष जो है गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को परिभाषित करता है। ठीक है, गणना दोष से संबंधित अधिगम अक्षमता को डिसकैलकुलिया भी कहा जाता है। इस वर्ड को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है तो यही वर्ड जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। इस प्रकार के अक्षमता वाले बालकों या बच्चों में अंकगणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में कठिनाई होती है, और दिशा का ज्ञान जो है, दिशा के ज्ञान का अभाव होता है, या अल्प समझ जो है नकद अंतरण या भुगतान संबंधी समस्याएं होती हैं। ठीक है, तो जिससे जो है गणना करनी नहीं आती है, गणित के जो मेन चिन्ह होते हैं उन्हें पहचानने में आसानी नहीं होती है। ठीक है, या फिर सामान्य दैनिक दिनचर्या में यदि आप कोई सामान लेने जाते हैं, उससे संबंधित आपको कोई मतलब दिक्कत हो रही है, तो ये सभी जो है आपके डिसकैलकुलिया में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, अलगाव या फिर संवेदनशीलता। तो समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संवेदनशीलता जो है समावेशीकरण के सफलता के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर डिटेल्स में देखिएगा, बताया गया है कि समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता, ठीक है, संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक होती है। यह संवेदनशीलता जो है समाज, समुदाय, परिवार, विद्यालय, शिक्षक तथा अन्य समकक्षी स्तर तक होना चाहिए, ताकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे अपने आप को समाज में अन्य सदस्यों के साथ जो है अलग न समझे। ठीक है, तथा समाज में अपने आप को समायोजित कर सके। तो संवेदनशीलता यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। समावेशीकरण की यदि आप सफलता चाहते हैं तो आपको संवेदनशील होना पड़ेगा। तो यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संवेग तत्व नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक और संवेदी। तो संवेगात्मक तत्व की बात की गई है। ठीक है, तो क्या नहीं है यहाँ पर, जो संवेदी है, ठीक है, यह जो है आपका संवेगात्मक तत्व नहीं है। इसके अलावा जो आपका व्यवहारात्मक है, संज्ञानात्मक है और दैहिक है, ठीक है, ये सभी जो है आपके संवेगात्मक तत्व के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर संवेदी जो है यह आपके संवेगात्मक तत्व में नहीं है। ठीक है, तो संवेगात्मक तत्व नहीं है क्योंकि संवेग उत्पन्न होने पर प्राणी में दो स्तर पर परिवर्तन दिखाई देते हैं। ठीक है, जब संवेग उत्पन्न होता है तो व्यक्तियों में, प्राणियों में दो तरह के परिवर्तन जो हैं दिखाई देते हैं। पहला परिवर्तन कैसा होता है, तो शारीरिक स्तर पर, ठीक है, और दूसरा परिवर्तन किस स्तर पर होता है, मानसिक स्तर पर। ठीक है, जैसे कि आपके अंदर गुस्से वाला, क्रोध का संवेग यदि आ जाता है किसी के ऊपर, तो आपका माइंड जो है आपको पहले क्रोध दिलाता है, उसके बाद फिर अगर मन करेगा तो एक थप्पड़ जड़ भी देते हैं। ठीक है, तो यही है। तो शारीरिक और मानसिक दोनों ही इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। शारीरिक स्तर पर जल्दी जल्दी श्वास लेना, रक्तचाप बढ़ना, आवाज़ में परिवर्तन आना, ठीक है, अंग संचालन की गति में परिवर्तन जैसी जो है क्रियाएं होती हैं। जबकि मानसिक स्तर पर विचार प्रक्रिया या तो शिथिल हो जाती है अथवा लुप्त प्राय हो जाती है। ठीक है, दूसरी ओर संवेदी क्रियाओं का संवेग का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो संवेदी क्रियाओं पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, संवेगों का। ठीक है, कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर,
बताया गया है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर हम आंसर की बात करेंगे, सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले आपका ज्ञान आता है, ठीक है। संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात की गई है, तो सबसे पहले इसमें आपका ज्ञान होगा, उसके बाद फिर अवबोध होगा, उसके बाद आपका अनुप्रयोग आएगा, फिर विश्लेषण आएगा, संश्लेषण आएगा और लास्ट में जाके आपका मूल्यांकन आएगा, ठीक है। क्या क्या होगा? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप सभी देख भी सकते हैं कि डिटेल्स में बताया गया है कि बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों के 3 क्षेत्र बताए हैं, ठीक है। शिक्षण के उद्देश्य के कितने क्षेत्र बताए गए हैं? तो 3 क्षेत्र बताए हैं। किसने बताए हैं? तो ब्लूम ने, ठीक है। इनका पूरा नाम है बेंजामिन एस ब्लूम, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको शॉर्ट नाम ही देखने के लिए मिल जाता है कि ब्लूम के द्वारा बताइए उन्होंने शिक्षण के कितने उद्देश्य दिए हैं। तो कितने उद्देश्य दिए हैं? ब्लूम ने 3 उद्देश्य दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नाम बताए गए हैं। सबसे आपका पहला है संज्ञानात्मक क्षेत्र का उद्देश्य, नेक्स्ट आपका दिया गया है भावात्मक क्षेत्र का उद्देश्य, फिर आपका दिया गया है मनोगत्यात्मक क्षेत्र का उद्देश्य। तो इन्हीं तीनों में से एक क्षेत्र का जो है आपका एक क्रम में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य पूछे गए हैं, एक क्रम में बताना था। तो ब्लूम ने वर्ष 1956 में, कब? सन 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को पुनः क्रमशः कितने भागों में डिवाइड किया है? 6 भागों में, ठीक है। तो यहाँ पर केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात की गई है, तो 6 भागों में इन्होंने डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आपका है ज्ञान है, अवबोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है और मूल्यांकन है। आशा करते हैं कि आप सभी को ये चीज़ें यहीं पर याद हो गई होंगी, ठीक है। नहीं याद हुई होंगी तो 1-2 बार आप देखेंगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर बताया गया है स्वेच्छाचारी और जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो स्वेच्छाचारी मतलब स्वयं से मतलब रखने वाला, मतलबी, ये जो है अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल देख लीजिएगा कि स्वेच्छाचारिता पूर्ण शिक्षण जो है वातावरण अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। प्रभावशाली व आनंददायक वातावरण में किए गए शिक्षण का प्रतिफल अधिगम के रूप में परिलक्षित हो जाता है। इसलिए शिक्षण का वातावरण कैसा होना चाहिए? जनतांत्रिक होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए और सहयोगात्मक होना चाहिए तथा वांछनीय सूचनाओं को देने वाला होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है विक्टर ब्रूम, ठीक है। फिर बताया गया है मास्लो, फिर है हर्ट्जबर्ग, इसके बाद है स्किनर। तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो यह दिया गया है विक्टर ब्रूम जी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विक्टर ब्रूम। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा इसका डिटेल्स भी देख लीजिए। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि अभिप्रेरणा के संबंध में 1964 में, कब? 1964 में विक्टर ब्रूम ने प्रत्याशा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत जो है अभिप्रेरणा, निष्पादन तथा कार्य संतुष्टि के कारणों को विभिन्न प्रकार से परिभाषित करता है, ठीक है।
इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्य का चयन स्वयं करता है और सभी व्यक्ति अपने उद्देश्यों, आवश्यकताओं, मूल्यों और कुशलताओं, योग्यताओं तथा भूमिकाओं के संबंध में सतर्क रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यदि वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में जो है सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। ऑप्शन दिए गए हैं वैयक्तिक, सामाजिक, अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण या फिर व्यवहार परिमार्जन। तो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि सूचना प्रक्रियाकरण के परिवार से जो है संबंधित है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्स में भी देख लीजिए। बताया गया है कि ब्रूस आर जोयस तथा मार्सवेल ने अपनी पुस्तक मॉडल्स ऑफ टीचिंग में शिक्षण प्रतिमानों को 4 भागों में बांटा है। ठीक है, किसने? ब्रूस ने और मार्सवेल ने। कौन सी पुस्तक है? मॉडल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो 4 भागों में इन्होंने बांटा है शिक्षण प्रतिमानों को। सबसे पहला प्रतिमान है आपका अंतः प्रक्रिया स्रोत, फिर है आपका सूचना प्रक्रिया, तो व्यक्तिगत स्रोत प्रतिमान, और व्यवहार परिवर्तन स्रोत प्रतिमान। ठीक है, और फिर ये जो आपका सूचना प्रक्रियाकरण है इसे फिर से पुनः 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, जो कि है आपका निष्पत्ति संप्रत्यय प्रतिमान, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान और आगमन प्रतिमान, और जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और इसके आगे के जो क्वेश्चन है हम अब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।